बात करने आ रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों यूज करता है। थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया में क्या है, समाजवाद या सोशलिज्म या कम्युनिज्म, आप लगभग विचारधारा सेम है वो है, और वहीं अमेरिका में क्या है, कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी व्यवस्था है। रशिया ने शुरू से ही कम्युनिज्म को अपनाया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ 1916 में, उसके बाद वहाँ पे लेनिन आ गए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो उन्होंने समाजवादी व्यवस्था को पूरी तरह से लागू करना शुरू किया। ठीक है, तो क्या किया, समाज को ऊपर रखा कि ये जो समाज हमने बनाया है ये लोगों द्वारा बना है और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा, वो हर किसी को मानना होगा। तो वहाँ पे मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आया, वहीं से इंडिया ने लिया। ठीक है, तो वहां से मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आया, तो काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो गई किसकी, जो वहां पर रूल कर रहा था लेनिन की डिक्टेटरशिप हो गई। तो वो इतना, इस वजह से रशिया उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वहीं अगर कंपेयर करो अमेरिका में क्या था, स्ट्रिक्टली मौलिक अधिकार को इम्पोज किया गया, मौलिक अधिकार को स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया। तो क्या हुआ, हर किसी को अधिकार दिए गए, सोचने का, समझने का, धर्म को पालन करने का, हर तरह के अधिकार दिए गए। तो वो उनके अंदर क्रिएटिविटी जन्म ली। ठीक है, अगर हमको खुला छोड़ दिया जाएगा तो हमको हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी ना। हाँ, वो बात अलग है, अगर हम कुछ भी अगेंस्ट करते हैं टू दी स्टेट तो बिल्कुल एक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर कुछ भी, देश के ऊपर कुछ भी नहीं है, बट ऑब्वियस है। लेकिन अगर हम फ्रीडम देंगे, अगर हम मौलिक अधिकार देंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, तो हम बेहतर एक सिटीजन बन पाएंगे। हम अपने गांव, जिला, क्षेत्र, राज्य और देश के स्तर पे, बड़े स्तर पे कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, अगर मौलिक कर्तव्य को इम्पोज किया जाता है, आप खुद सोचो, अगर आपको ये बोला जाए कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आपको सिर्फ बताया जाए, तो आप उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एज अ सिटीजन मतलब इन एनी कंट्री। ठीक है, इस वजह से यूएसए ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की, वो मौलिक कर्तव्य ये बात कर रहे थे कि जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वहाँ पे समाज ऊपर होता है और नागरिक नीचे होता है, और जहाँ पे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार होता है, वहाँ पे जो नागरिक के अधिकार होते हैं वो ऊपर होते हैं, समाज नीचे होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिक। अब आगे अगर हम स्टोरी बढ़ाएं तो नेहरू जी बहुत ही ज़्यादा समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, वो रशिया गए थे, उन्होंने बताया था 1920-25 के आसपास वो रशिया गए थे, वो रशिया से काफ़ी इंस्पायर थे, फिर वहाँ से उन्होंने 5 ईयर प्लान लेके आए। ठीक, और इन्हीं की बेटी थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को हमेशा लगता था कि कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए जो सिटीजन्स के ऊपर लागू हो ताकि उन पर कंट्रोल किया सके। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो इस बात का बहुत एहसास हुआ था गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, कि लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी है। ये बोलने में थोड़ा खराब लगे लेकिन है ऐसा ही था। इस वजह से 1976 में एक सोनी सिंह कमेटी बनाई गई और 76 में ही तुरंत इसको लागू कर दिया गया, 42 में संविधान संशोधन के तहत लागू कर दिया गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कुछ इस तरह से आए। मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज ये केवल नागरिकों के लिए होते हैं। आप मौलिक कर्तव्य किससे उम्मीद करोगे, सिटीजन से ही ना, नागरिक से ही ना। जो फॉरेनर है वो हमारी चीजों का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो हमारी ड्यूटीज फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए होता है, केवल नागरिकों के लिए तक ही सीमित है, ये केवल नागरिकों तक ही सीमित होता है। ठीक है, मतलब फॉरेनर्स के लिए नहीं है। ठीक, गैर न्याय संगत है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। आप इसको अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन करते हो तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब नहीं जा सकते कि भैया ये हम ऐसा नहीं फॉलो नहीं कर रहे हैं, ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो गैर न्याय संगत है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, इन्फोर्स नहीं कर सकते हम।
ठीक। और स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा बनाया गया, तो कई बार सवाल आया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा बनाया गया, 1975 में इस कमेटी बनाई गई और 76 में ही तुरंत इसको लागू कर दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको लागू किया गया। इमरजेंसी के समय इसको मन बना लिया गया था कि लागू करना है। पार्ट 4A में है, पार्ट 4A में है और उसमें एक आर्टिकल है 51। आर्टिकल 51 किसके बारे में बात करता है? इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। उसी के साथ एक अल्फाबेट लगा दिया गया 51A करके, और उसी में 11 क्या बोलते हैं मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। 4 हमने लिख दिए जो इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में एक जगह आ चुका है इसलिए हमने लिख दिया। अंतुले, एस.एस. रे, दिनेश गोस्वामी एक कमेटी भी है, ये संबंधित है, बताइए। सीएम स्टीफन, ये 4 लोग इंपॉर्टेंट है, अंतुले, एस.एस. रे, दिनेश गोस्वामी एंड सीएम स्टीफन। ठीक। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 जो मौलिक कर्तव्य है जिसको 51A के में जोड़ा गया है, 51A के में जोड़ा गया है, यहाँ पे दिया हुआ 51A के में जोड़ा गया है। और ये जो जोड़ा गया है ये कर्तव्य है किसका? पेरेंट्स का। पेरेंट्स जो माँ बाप है उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। ठीक है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था। एक और रिलेशन हम बता रहे हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट के बीच में है, वो रिलेशन कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट हमेशा पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, समानांतर चलते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले बताया था कि राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया था, याद करिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 से। तो ये अधिकार किसको दिया गया? अधिकार बच्चों को दिया गया कि वो बच्चे शिक्षा ले सकें। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया आर्टिकल 21A में। ठीक है, किस संविधान संशोधन से? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। अब आप खुद सोचिए, अगर राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार बच्चों को तो दे दिया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, अब किसी को बाउंड करना पड़ेगा ना, किसी को ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, किसी को कर्तव्य भी इंपोज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? किसी से बोलना पड़ेगा कि तुम पढ़ाओ उनको। तो एक तरफ अधिकार तो दे दिए गए बच्चों को, ठीक है, जैसे हमको अधिकार दे दिया गया कि हमको 6 से 14 साल तक के हम 6 से 14 साल के बीच में अगर आते हैं हमको अधिकार दे दिया गया कि हमको पढ़ना है। तो ये अधिकार हम किससे मांगेंगे? ठीक है, तो ये अधिकार मांगने के तो दे दिया गया, इसको ड्यूटी बना दी गई, पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी गई कि आपको बच्चों को शिक्षा देना, आपको बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, तो हमेशा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हमेशा पैरेलल चलते, समानांतर चलते हैं। अगर अधिकार दिए जाएंगे तो किसी न किसी को ड्यूटी भी दी जाएगी, किसी न किसी को कर्तव्य भी दिया जाएगा, चाहे वो राज्य को ही दिया जाए क्यों ना, चाहे वो राज्य को दिया जाए या जिले को दिया जाए, किसी को भी दिया जाए, लेकिन हमेशा दोनों समानांतर चलेगा, हमेशा समानांतर चलेगा। इसीलिए शिक्षा का अधिकार 21A में आया। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन से सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है दोनों। और ड्यूटी ऑफ पेरेंट फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड, ये भी आया 86वें संविधान संशोधन से 2002 से 51A के में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। 5वां है फंडामेंटल ड्यूटी सर्वोच्च न्यायालयों के मामलों में भी मदद करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? सपोज करो कि हमने कोई क्राइम किया इन केस, तो और मेरे रिकॉर्ड छाना जाएगा कि ये अगर हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हम अच्छे नागरिक रहे हैं हमेशा देश के, तो वो सबूत मांगेंगे। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में है कि वो हो सकता है कि ये चेक करे कि क्या हम राष्ट्रगान पे खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते हैं, क्या हम इतने सेंसिटिव हैं कि आसपास अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं फेंकते हैं। तो ये क्योंकि ये सारी चीजें आती है ना फंडामेंटल ड्यूटी में, ये सब मौलिक कर्तव्य में आता है। तो मौलिक कर्तव्य का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मेरे अगेंस्ट या मेरे सपोर्ट में जजमेंट दे सकता है, वर्डिक्ट दे सकता है। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट के मामलों में भी फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन सही होगा अगर ऐसा कुछ आता है तो, ठीक। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि इम्पोज नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज नहीं किया जा सकता, लेकिन मामलों में मदद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मामलों में मदद करेंगे, नो डाउट। अब हम लोग बात करते हैं कितने फंडामेंटल ड्यूटी है, 11। हम लोग ठीक से याद करेंगे। पहला है 51A का ए, 51A का ए, ठीक। एक ए मतलब है यहाँ पे अबाइड है, अबाइड मानना। बहुत सारी चीजें हम इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में ट्रिक बनाना आसान होता है, हमेशा याद रखना, इंग्लिश में ट्रिक बनाना आसान है। हिंदी में पढ़िए, नो डाउट, हिंदी मातृभाषा है, हिंदी को पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें आसानी के लिए इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए, भागना नहीं चाहिए इंग्लिश से। ए फॉर अबाइड, अबाइड किसको मानना है, अबाइड मतलब मानना है, किसको, संविधान को मानना है। और 51A बी मतलब बापू, बापू मतलब गांधी जी। गांधी जी कौन थे, फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर्स की आइडियाज को मानना है, उनके क्या आदर्श थे, उनके क्या मूल्य थे, उनको मानना है, ठीक है। तो 51A मतलब अबाइड, संविधान को मानना है। 51A बी बापू मतलब गांधी, फ्रीडम फाइटर्स की आइडियाज को मानना है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आदर्शों को मानना है, उनके वैल्यूज को मानना है। 51A का सी सॉलिडिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। संप्रभुता, अखंडता को सपोर्ट करना है, भारत की जो संप्रभुता और अखंडता है उसको अक्षुण्ण रखना है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो सी फॉर सेंटर, सी फॉर हमने लिखा सेंटर, सेंटर में कौन है, भारत है, देश है। हमने बताया नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी टाइम हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक। सी फॉर सेंटर, सेंटर में कौन है, इंडिया। तो आपको इसे रखना है, सॉलिडिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, इसको हमेशा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सी फॉर सेंटर इंडिया। हो सकता है ट्रिक शायद ना अच्छी लगे, जैसे भी याद कर पाओ याद कर लेना। 51A का डी, डिफेंड करना है, डिफेंड करना। कभी भी अगर मान लो इन केस लड़ाई होगी किसी देश से और सरकार को जरूरत पड़ी कि लोग और भी लोग चाहिए लड़ने के लिए, तो हमेशा तैयार रहना है, तत्पर रहना है देश के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। तो 50A1 का डी मतलब डिफेंड, डी फॉर डिफेंड, डी फॉर डिफेंड। ए फॉर अबाइड मतलब संविधान को मानना है। बी फॉर बापू मतलब फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, उनके आदर्शों को मानना है, उनके मूल्यों को मानना है। सी फॉर सेंटर मतलब सेंटर में कौन, देश, तो सॉलिडिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, अक्षुण्ण रखना है संप्रभुता को, ठीक है, अखंडता को। ई फॉर इंक्वायरी, फॉर ब्रदरहुड एंड हार्मनी। ई फॉर इंक्वायरी मतलब भाईचारा को बचा के रखना है, आसपास पता, इंक्वायरी मतलब पता करना, पता करते रहना है कि भैया हमारे आसपास के माहौल सही है, भाईचारा है कि नहीं है, शांति है कि नहीं, हार्मनी मतलब शांति है कि नहीं है, लोग प्रेम से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ठीक। ये भी हमारी ड्यूटी है। 51A का एफ, एफ मतलब फोर्ट, एफ मतलब होता है फोर्ट। अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाना है और उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। और सेम चीज आर्टिकल 49 में दे रखा है, आर्टिकल 49 में दे रखा है। आर्टिकल 49 क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, धरोहर है, उनको बचाना है और उनको मतलब उनको वैल्यू करना है, मतलब ऐसा नहीं कि लोग लिख करके दिल बना के चले जाते हैं, वो सब नहीं करना है, ठीक है। कल्चर हेरिटेज को वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है, उनको बचाना, उसको उनको भी अक्षुण्ण रखना है, बचाना है। अच्छा, एक चीज इसमें कंफ्यूजन नहीं होती, आर्टिकल 49 में लिख रखा हुआ है, आर्टिकल 49 किसका पार्ट है, नीति निर्देशक तत्व का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब संविधान राज्यों को कुछ डायरेक्टिव्स दे रहा है, कुछ डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये करना है। तो आर्टिकल 49 में दे रखा है, आर्टिकल 49 में दे रखा है कि जो भी कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उनको बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ये कौन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, किसको, राज्य को निर्देश दे रहा है। डीपीएसपी पूरी तरह से राज्य को निर्देश दिया जा रहा है, राज्य को निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये आए कि कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक धरोहर किसमें दिया हुआ है, तो खाली फंडामेंटल ड्यूटी में दे रखा है, डीपीएसपी में दे रखा है, राज्य की नीति निर्देशक में दे रखा है। आगे चलते हैं 51A का जी, इसी तरह ये भी डीपीएसपी में दे रखा हुआ है।
51 ए का जी, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, पर्यावरण को बचाना है, गंदगी नहीं फैलाना है, ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना है, सिगरेट नहीं पीना है, ये सब आ जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये डीपीएसपी में भी दे रखा है, ये डीपीएसपी में भी दे रखा है। जैसे आपका शिक्षा, शिक्षा यहाँ पे भी दे रखा है, ड्यूटी में भी दे रखा है, मौलिक कर्तव्य में दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे भी दे रखा है, मतलब आपका आर्टिकल 21A क्या है, मौलिक अधिकार में भी दे रखा है, और शेड्यूल 7 में भी दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर 51A का H, 51A का H, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, मनुष्य रहना है, लोगों को परेशान नहीं करना है, साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करना है, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब एक अच्छी एक प्रैक्टिकल सोच डेवलप करना है, एक ऐसा ना हो कि हम एक अगर किसी से बहस कर रहे हैं तो इलॉजिकल बहस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। उसके बाद 51A का I, इसका बड़ा अजीब सा बनाया है ट्रिक, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मतलब इसमें वायलेंस है, वायलेंस की बात है, वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है। गांधी जी का कोट था ना, आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये मतलब नॉन वायलेंस के लिए है कि अगर कोई तुमको तकलीफ पहुंचाए, तुम भी उसको तकलीफ पहुंचा रहे हो तो क्या होगा, ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना, हमेशा चलता रहेगा, तुम टेंशन में रहोगे कि वो कब तुमको परेशान करेगा, और वो भी टेंशन में जा रहा है कि हम उसको कब परेशान करेंगे। तो इस पे कोट दिया था गांधी जी ने कि आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो ये वायलेंस से रिलेटेड है, वायलेंस नहीं करना है, शांति बना के रखना है समाज में। 51A का जे, जे मतलब जीनियस तो जी से होता है, लेकिन मैंने जे से बना दिया, जे फॉर जीनियस, जीनियस और एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, जे फॉर जीनियस या एक्सीलेंस, ठीक है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को ऐसा बनाना है कि लोग हम लोगों को शांति दे पाए, हम भी शांत रहें, लोगों को भी शांति दे पाए, ठीक है, वी गो फॉर ग्लोबल पीस एंड ऑर्डर। 51A का के, 51A का के, हमने बताया कि सबसे आखिरी में जुड़ा कौन सा मौलिक कर्तव्य, 51A का के जुड़ा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जुड़ा गया। इसमें क्या, ड्यूटी ऑफ पेरेंट फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14, हमने बताया था 8-6 को जोड़ दो तो 14 बन जाएगा, 8-6 को जोड़ो तो 14 बन जाएगा, तो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना है, ये कर्तव्य किसका, माँ बाप का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। तो ये पूरा हो गया, अब फंडामेंटल ड्यूटी का कोई भी सवाल लगा हो जाएगा।